हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए एमसीक्यूज। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9 और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हर लेक्चर्स, हर वीडियो लेक्चर, पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर किया जाता है यहाँ पे। और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक के ऊपर भी। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं यहाँ पे, सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। प्लस यहाँ पे मैंने डिफरेंट एग्जाम के फोल्डर्स भी बनाए हैं, यूपीएससी, ईपीएफओ एंड स्टेट पीसीएस के लिए, और आपका एसएससी रेलवे के लिए, और डिफेंस एग्जाम सीडीएस सीपीएफ के लिए भी यहाँ पे अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। चैप्टर वाइज तो पढ़िए ही पढ़िए, और ये वाले क्वेश्चन भी आपको देखने हैं। तो इसमें आपका ये कोड है, लगाइए, आपका डिस्काउंट मिलेगा 6 मई तक। और जीएस कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या होता है, उसकी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी। ये वाला कोड लगा के डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से। एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं वेबसाइट से studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज के बाद दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आएगा 3रे नंबर के ऊपर, और जीएस कोर्स नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो देखते हैं, आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, व्हाट वाज द डेट ऑफ द क्वींस प्रोक्लेमेशन। देखिए ये आपको एज इट इज क्वेश्चन आना, देखिए मैं आपको चीज़ बता दूं, यूपीएससी के क्वेश्चन एज इट इज तो नहीं आते, लेकिन आपको अगर एक्सप्लेनेशन पता है उस टॉपिक के बारे में, उसका एसेंस पता है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि हाँ वहाँ पे क्या पूछना चाहता है। क्वीन की प्रोक्लेमेशन कब आई थी? देखिए 1857 का रिवोल्ट आया था, 1857 का। उसके बाद जो हुआ था, क्वीन ने प्रोक्लेमेशन ली थी कि हाँ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म और सारा पावर जो है क्वीन के पास आ गई। तो क्वीन ने क्या किया, गवर्नर जनरल की पोस्ट को चेंज करके क्या कर दिया, वाइसराय का एडिशनल टाइटल दे दिया। और वाइसराय जो होगा ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, ये किसको जवाबदेही होगा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहाँ पे बैठेगा? इंडिया हाउस में बैठेगा। इंडिया हाउस में बैठेगा जो आपका लंदन में है, ठीक है। और यहाँ पे वो रानी को, यानी कि क्वीन को जवाब देगा कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो ये बोला। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्लियर। और यहाँ पे इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, सुशासन का आपका जो है जो एक्ट है, कानून है। इसके अंदर जो है गुड गवर्नेंस एक्ट में 3 बातें बोली गई थी। वो 3 बातें क्या थी? वो पहली थी, एक तो इक्वालिटी, सबको आपको समानता मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी कि आपको, हम धर्म के काम में जो है इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, रिलीजन के काम में। तीसरी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी आपकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि आपके हड़प नीति के सिद्धांत, उसको खत्म किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वीन ने ये बोला था और ये लिया था 1 नवंबर 1858 को। अब बात यहाँ पे ये है, इन तीनों में बात कौन सी पूरी हुई? इक्वालिटी, रिलीजन और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली। इन्होंने धर्म के काम में इंटरफेयर करना बंद कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि 1857 का जो इमीडिएट कॉज था लड़ाई लड़ने का, वो था आपके चर्बी वाले कारतूस, दैट इज द इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल जो है ये मेन थे, आपका कॉज था, ठीक है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 1 ऑप्शन इज द राइट वन। 1 नवंबर 1858 को ये प्रोक्लेमेशन ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि कार्यकारी नियंत्रण का एक औपचारिक साधन नहीं है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ये लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ को इंप्लीमेंट करने, किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो क्वेश्चन ये है कि लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है। वो कैसे रख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग? देखिए 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपका पॉलिटिकल तरीका हो सकता है कि आपने पॉलिटिकल डायरेक्शंस दे दी कि हाँ आपने बोला कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, जो भी है पॉलिटिकल तरीके से। या फिर आपका जैसे बजटरी सिस्टम होता है, बजटरी सिस्टम में आपको देखने को मिलता है पूरी डिस्कशंस चलती हैं, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है, लोकसभा की पावर्स होती हैं, और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। या फिर आप लोगों को अगर आप लगा रहे हो किसी काम में, तो उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे आपके IAS IPS के पेपर, यूपीएससी का पेपर, ऐप के ऐसे। या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कार्यकारी अधिकारी हैं वही आपका कानून लगा रहे हैं, बना रहे हैं और इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। क्लियर। अब देखिए ये 4 कारणों से ही आपके जो है आप कंट्रोल रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब क्वेश्चन पूछा है नॉट ए फॉर्मल कंट्रोल। पॉलिटिकल डायरेक्शन ये आ चुका है। दूसरा है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट कैसे हो सकती है? आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से।
क्लियर। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस होता क्या है? ऑर्डिनेंस जो होता है ये सीधा का सीधा एग्जीक्यूटिव लॉ होता है, सीधा का सीधा एग्जीक्यूटिव लॉ होता है और ये लेजिस्लेटिव पावर होती है। देखिए ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 में और गवर्नर जो होता है वो 213 में लगाता है। और ऑर्डिनेंस मिनिमम 6 महीने के लिए और मैक्सिमम 6 महीने 6 वीक्स तक जो है लग सकती है। 6 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कानून बनाना जरूरी होता है अगर आपकी पार्लियामेंट को लगे। तो ये तीनों कारण तो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट द जो है पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन को टिक करेंगे हम, राइट आंसर। क्लियर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डिनेंस पेपर में अलग से क्वेश्चन भी आता है कि ऑर्डिनेंस जो इशू करते हैं हम वो कब इशू करी जाती है? राष्ट्रपति इशू करते हैं। ये तब इशू करी जाती है जब पार्लियामेंट जो होगी सेशन में नहीं होगी, अधिवेशन में नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आपसे पूछ के जो है एडवाइस लेके राष्ट्रपति जो है ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति इशू कर देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पता करके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करते हैं और प्रॉपर तरीके से ऑर्डिनेंस इशू कर दी जाती है। 6 महीने के लिए लगती है और 6 वीक्स तक जो है अगर 6 महीने में कोई बात ना हो रही हो उसके ऊपर तो उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम दे दिया जाता है। अगर वो सुनेंगे कि हाँ इस पे कानून बनाना चाहिए तो 6 महीने 6 वीक के बाद ऑर्डिनेंस खत्म और प्लस प्रॉपर तरीके से जो है आपका वो पार्ट जो है लग जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा। अगर 6 महीने के बाद किसी ने बात नहीं करी तो 6 महीने बाद ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। विच प्लांट सेल ऑर्गेनेली इज इसेंशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनेली चाहिए? क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में आपका डीएनए देखने को मिलता है और क्लोरोप्लास्ट को हम और क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए के, ठीक है, और ये आपको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र की बात करें तो ये हमारी बॉडी में होते हैं 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें आपके 22 पेयर जो होते हैं सब में सेम, बॉयज़ गर्ल में सेम होते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और 1 पेयर जो होता है ये आपका जो होता है एलोसोम कहा जाता है इसको, एलोसोम। और इसको हम और क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम भी इसको कहा जाता है, जो गर्ल्स में XX होता है और बॉयज़ में XY होता है। गोल्जी बॉडीज़ की बात करें तो गोल्जी बॉडीज़ क्या करते हैं? चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, पैकेट करके रखते हैं और बाद में ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आपको चाहिए राइबोसोम। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। प्रोटीन जो बने होते हैं अमीनो एसिड के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन इज द इसेंशियल पार्ट। क्लियर, याद रखिए। साइटोप्लाज्म ये होता है द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल और कंट्रोल रूम कहते हैं, और ये भी डीएनए का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में होती है, जो आपकी बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड्स का। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ। डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है आपका प्रोटीन। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसलेशन। तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, राइबोसोम। इन केस ऑफ सस्पेंसिव वीटो क्या होगा? सस्पेंसिव वीटो में क्या होगा? सदिग्ध वीटो में क्या होगा? देखिए वीटो पावर होती हैं राष्ट्रपति के पास हैं। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति जो होगा कोई भी चीज़ आ जाती है राष्ट्रपति के पास होके, पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा राज्यसभा के पास आ जाए, तो राष्ट्रपति उस पर सस्पेंसिव वीटो भी डाल सकता है। क्या कि वो बिल को दोबारा वापस भेज सकता है और कह सकता है कि रिकंसीडर कीजिए। रिकंसीडर करना, जब दोबारा से इसको देखिए कि हाँ ये कानून सही है या नहीं है। अगर रिकंसीडरेशन के बाद दोबारा से प्रेसिडेंट के पास आ गया, लोकसभा राज्यसभा ने पास करके राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया, तो राष्ट्रपति के यहाँ पे बाध्य हो जाएगा, कंपल्सरी हो जाएगा कि यहाँ पे उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखना। तो आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो होगा वो सस्पेंसिव वीटो किस में नहीं डाल सकता? मनी बिल के केस में नहीं डाल सकता। ये ध्यान रखना, मनी बिल के केस में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा।
हु इज एम्पावर टू क्रिएट और अबॉलिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इन द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। देखिए ये क्वेश्चन डाल दिया उसने, स्टेट के ऊपर डाल दिया। पहली बात तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की अगर मैं बात करूं तो ट्राइब्यूनल जो थे आपके ट्राइब्यूनल, ये आपका पार्ट नहीं थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये डाले गए थे आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें आपका आर्टिकल जो है आपका 323A है, ठीक है, जो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। और दूसरी बात है आपका आर्टिकल नंबर 323B जो आपके अदर मैटर्स के बारे में बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 323A और 323B इज कॉल्ड अदर मैटर्स, क्लियर। अब जो आर्टिकल 323A द्वारा जो है पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करती है इसको, ठीक है। और 323B के अंदर जो अदर मैटर्स के लिए होती है इसमें पार्लियामेंट भी आती है और प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी, दोनों मिलकर इसमें कानून बनाते हैं और लेजिस्लेट करते हैं। ये अदर चीज़ें हैं क्या, जैसे टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, फूड स्टॉप्स के बारे में बात करें, रेंट के बारे में बात करें, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में था, यानी कि 323A के बारे में था, तो वो बनाती है पार्लियामेंट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, संसद इसमें बनाएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आर्टिकल 323A की बात करते हैं तो ये कंटेम्पलेट करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर द पब्लिक सर्विस मैटर, जो पब्लिक सर्विस के लिए बात करते हैं। और 323 के बारे में बात करें, जो मैंने आपको बताया ये वाले मैटर्स के ऊपर बात करते हैं। और 323A की अगर हम बात करें तो ये क्या कौन क्रिएट करता है, ये वन ट्राइब्यूनल होता है सेंटर के लिए और हर स्टेट में देखने को आपको मिलता है अलग अलग तरीके से, क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, सी ऑप्शन बनेगा, संसद इज द करेक्ट आंसर, संसद। हु फाउंडेड द एंग्लो वैदिक कॉलेज। एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है किसने स्टार्ट किए थे, जिसमें आपकी इंग्लिश और वैदिक लैंग्वेज जो है प्रॉपर तरीके से पढ़ाई जाती थी। एंग्लो वैदिक कॉलेज स्टार्ट किए थे लाला हंसराज ने। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा लाला हंसराज। दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज स्थापित किया था, आर्य समाज। और दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो इसको हम और क्या कहते हैं, मूल शंकर के नाम से जानते हैं जी इनको, ठीक है। और आर्य समाज के फाउंडर हैं ये। और इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस के बारे में बात करी थी और गो बैक टू वेदर्स के बारे में बात करी थी और स्वराज वर्ड इन्होंने दिया था। और प्लस इन्होंने 3 पुस्तकें, वेद भाष्य भूमिका और सत्यारथ प्रकाश नाम की पुस्तकें भी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्माराम पांडुरंग की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने प्रार्थना समाज स्थापित किया था अलॉन्ग विद द एम जी रनाडे, क्लियर। एम जी रनाडे जी के बारे में बात करें तो इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा भी स्थापित करी थी, पूना सार्वजनिक सभा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन लाला हंसराज इज द करेक्ट आंसर, लाला हंसराज। Disqualification on the ground of defection according to the Constitution of India is mentioned in। डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है आर्टिकल 102 में। 2 तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन है रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, मतलब जिसमें आपका कहते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, एज होना चाहिए और वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर वो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर हम उसको क्या करते हैं, डिस्क्वालीफाई करवाते हैं, क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर हम जो है डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उसमें जो चेयरमैन होगा रिस्पेक्टिव हाउस का, वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, ध्यान रखना। जैसे अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें स्पीकर कर देगा, राज्यसभा की बात करें तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट कर देगा। लेकिन यहां पे डिफेक्शन की बात आ गई। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, आप जीते और जीत के आपने पार्टी चेंज कर ली, उसको हम डिफेक्शन कहते हैं। लेकिन डिफेक्शन उसमें नहीं कहा जाएगा जिसमें 2/3 एक पार्टी के लोग उठ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, मेजोरिटी उठ के चली जाती है, तो दैट इज नॉट द डिफेक्शन, क्लियर। डिफेक्शन के केस में क्या होगा, मैं आपको रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन बारे में बात कर रहा था। तो रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन जो है वो कौन हटाता है, रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन हटाएगा राष्ट्रपति, वो किसके साथ बात करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ बात करके। अगर हम बात करते हैं डिफेक्शन में दल बदलने के विरुद्ध की बात करते हैं, तो दल बदलने के अगर मैं कहूं मेरे सामने कोई बैठे हैं, एमपीज बैठे हैं, तो मतलब मुझे दिख रहा है ना कि वो कौन सी पार्टी में कौन बंदा जा रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो है, उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस केस के अंदर हम बात करेंगे कि हाँ जो भी पर्सन उसमें सामने बैठा होगा, चेयरमैन होगा, वो उस सदन का उसको हटा सकता है, ठीक है। तो वो लिखा किसमें गया है, आपका 10th शेड्यूल में लिखा गया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 10वीं अनुसूची में लिखा गया है, 10th शेड्यूल में लिखा गया है, जो आपका ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा ऐड किया गया था। अब इसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सी अमेंडमेंट करी थी, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 करा था, जिसमें प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग रख सकते
सकता है 15% ऑफ द लोकसभा सीट। और अगर आप बात करें चीफ मिनिस्टर की तो वो भी अपने 15% ऑफ द जो भी आपकी विधानसभा है उसमें उतने लोग रख सकता है। तो इस केस के आंसर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा। 9th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो जमींदारी प्रथा खत्म करी गई थी, लैंड रिफॉर्म हमने किए थे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा किया गया था। 8th शेड्यूल की बात करें जिसमें आपका लैंग्वेजेस के बारे में लिखा गया है, और लैंग्वेजेस हमारी पहले संविधान में 14 थी, अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं। अब लास्ट वाली ऑफिशियल लैंग्वेजेस 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा ऐड करी गई थी, जिसमें आपका बोडो हो गया, ठीक है, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाली हो गया। ये 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी इसमें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्लियर। 5th शेड्यूल की बात करते हैं तो 5th शेड्यूल जो है आपका शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, कि शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन ऐसे ही 5वें के बाद 6ठा भी आपको याद करना है। 6th शेड्यूल में बारे में बात करता है जिसमें 4 शेड्यूल्स आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की शेड्यूल्ड एडमिनिस्ट्रेशन आपके 6th शेड्यूल में लिखी गई है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं जी आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर है वो किसका पेपर है? तो ये है आपका दैट इज द गांधी जी, महात्मा गांधी जी का ये पेपर है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, क्लियर। और ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट गांधी जी ने पब्लिकेशन द्वारा स्टार्ट करी थी गांधी जी ने, और ये आपका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी, जो आपका गांधी जी ने स्टार्ट किया था अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में स्टार्ट किया था ये। और इसके अलावा महात्मा गांधी जी के जैसे अफ्रीका के अलावा जो है आपका नवजीवन हो गया, ठीक है, नवजीवन की बात करते हैं, इंडियन ओपिनियन की बात करते हैं, और इनकी जो बायोग्राफी है, हरिजन पेपर इन्होंने छापा था 1932 में, और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इनकी ऑटोबायोग्राफी है। लाला हरदयाल जी की बात करें तो ये आपके गदर पार्टी के जो मेन लीडर हैं ये हैं। सोहन सिंह बाखना जो है प्रेसिडेंट हैं, और सेक्रेटरी लाला हरदयाल हैं। इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है ये स्थापित किया था, और इनकी जो एसोसिएशन थी वो थी आपकी पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन भी कहा जाता था। किनको? गदर पार्टी को कहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो इनका एक पेपर था, स्वराज पेपर था, ठीक है, स्वराज पेपर था। और प्लस ये एडिटर थे किस पेपर के? फॉरवर्ड के एडिटर थे। ये फॉरवर्ड पेपर किसने स्टार्ट किया हुआ था? चित्तरंजन दास जी ने, CR दास जी ने स्टार्ट किया हुआ था। ध्यान रखिए। एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम का जो है आपका पेपर स्टार्ट किया हुआ था। दिस इज जनरल स्टार्ट किया हुआ था, क्लियर, याद रखिए। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई लेडी हैं, पहली जो लेडी जो 1917 में INC के सेशन में बैठी थी, कलकत्ता सेशन में। 1916 में इन्होंने जो है आपका होम रूल लीग स्टार्ट करी थी, मद्रास अधियार के अंदर स्टार्ट करी थी, और पहली बार जो स्टार्ट करी थी वो 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट करी थी। दैट इज इन द महाराष्ट्र, पुणे हेडक्वार्टर बनाए थे। और सुभाष चंद्र बोस जी की बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किए थे 1943 में। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फोर्सेस बनाई थी। सुभाष गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और आपकी जो है झांसी फोर्स बनाई थी। झांसी वॉज द विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स, ध्यान रखिए। और इन्होंने पहले अंडमान निकोबार को आज़ाद करवाया था। अंडमान का नाम रखा गया था शहीद, और निकोबार का नाम रखा गया था स्वराज नाम रखा गया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो जहां से आपका टैक्स नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो टैक्स वाली चीज होगी, टैक्स में आपकी क्या होगी, आपकी जैसे कोई भी चीज के ऊपर टैक्स है, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह। नॉन टैक्स रेवेन्यू जहां पे आपका टैक्स नहीं लगता फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, नॉन टैक्स, जैसे कि आपका फाइन्स हो गए, ठीक है, फाइन्स हो गए, फीस किसी की ले लेते हैं आप लोग, ठीक है। डिफेंस के ऊपर आपका जो खर्चा होगा, सोर्स पूछा है, नॉन एक्सपेंडिचर, क्लियर, ये होगा, फाइन्स हो गए, फीस हो गए, क्लियर। और आपके जो हो गए इंटरेस्ट हो जाते हैं, गवर्नमेंट के किसी जगह से इंटरेस्ट आ गया, और आप जो फी ले लेते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज की, गवर्नमेंट फीस ले लेती है, और फाइन्स हो गए, पेनल्टीज हो गई आपकी, ठीक है, लाइसेंस फीस होती है। तो दीज आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्लियर, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए, बोरिंग फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, ये आपका जो है नॉन टैक्स नहीं, इसको हमें पे करना पड़ेगा दोबारा से। गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री से एड्स ले रहे हैं तो इसको भी लौटाना पड़ेगा। गोल्ड रिजर्व को डिस्पोज कर रहे हैं फॉरेन सेंट्रल बैंक में, ये भी आपको जो है पैसा देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीट्स जो होती हैं ये आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू
होती हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं बोल दूं कि हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कौन सा है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, क्लियर, तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में हमारा गवर्नमेंट का खर्चा जैसे डिफेंस पे, जनरल सर्विसेज के ऊपर, क्लियर, सब्सिडीज के ऊपर जो खर्चा देती है आपकी गवर्नमेंट, क्लियर, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट, हम भी इंटरेस्ट देते हैं, तो ये हमारे क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इंटरेस्ट रिसीट्स इज द राइट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था कौन से साल में हुआ था, तो गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे आप दिल्ली पैक्ट के नाम से भी आप जानते हैं। एक्चुअली क्या था कि इरविन, क्योंकि देखिए उस टाइम पे 1930 में क्या चल रही थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 31 में ये साइन हुआ। अब इरविन ने गांधी जी को बुलाया और इसको बोला, गांधी जी को बुलाया और बोला, क्या गांधी जी को बोल के क्या कहते हैं कि सीडीएम वापस करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस करिए, क्लियर, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गांधी जी ने बदले में इरविन से क्या मांगा, गांधी जी ने इरविन से बदले में क्या मांगा, वो मांगा कि आप जो है जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ना, क्रिमिनल को नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। और आपकी सरकार की नजरों में जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, वो क्रिमिनल थे, ध्यान रखिए। सो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की यहां पे बात करी गई थी दिल्ली पैक्ट के अंदर 5 मार्च 1931 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन, 1931 इज द करेक्ट आंसर। 1931, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था गांधी जी ने कि वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे आईएनसी की साइड से, गांधी जी, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल में आईएनसी को पार्टिसिपेट किया था, और प्लस विमेन सेक्शन को किसने रिप्रेजेंट किया था, विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया था सरोजिनी नायडू जी ने रिप्रेजेंट किया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, 1931 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नॉट ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में जैसे आपके जो पेटल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या हो गए, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्लावर के पार्ट होते हैं आपके, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, कार्पल्स हो गए, तो ये फ्लावर के पार्ट होते हैं। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूँ तो ओवरी हो गया, ठीक है, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द फीमेल, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो उसमें स्टैमन हो जाता है, क्लियर हो गया आप लोगों को, तो इसमें ध्यान रखिए। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों हो गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेपल हो गया आपका फ्लावर का पार्ट, और एंथर जो होते हैं वो आपका स्टेमन का पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो इसमें जो पार्ट नहीं है वो बनेगा डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर। अच्छा, एक आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी, फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी उसको कहते हैं। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। इंडियन ओपिनियन, ये गलत लगी पिक्चर, चलो कोई बात नहीं, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का पेपर है। बैटरीज, इलेक्ट्रिक CFL बल्ब्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, व्हाट आर दीज। तो जितनी भी बैटरीज होंगी, जितने भी आपकी CFL बल्ब्स होंगे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती हैं, जहाँ आपकी लिथियम आयन बैटरीज होगी आपकी, ये सारी की सारी क्या होती हैं, रिसाइकलेबल होती हैं और हजार्डियस होती हैं। रिसाइकल तो कर लेते हैं लेकिन हजार्डियस भी होती हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ध्यान रखिए। क्योंकि फ्लोरोसेंट लैंप जो ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं, मेटल्स वगैरह यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं ये रिसाइकलेबल तो होती हैं, बट यहाँ पे जो है खतरनाक भी होती हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ध्यान रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये पॉपुलर मूवमेंट है 1857 रिवोल्ट की, पहले से दूसरे नंबर पे लगाइए कौन कौन सी कब आई थी। संथा रिवोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो 1855 में स्टार्ट किया गया था, और इसमें 2 पर्सन थे, सिद्धू एंड कानू पर्सन थे इसमें 1855 में, क्लियर। संथल की बात करते हैं तो इसके बाद आ गया इंडिगो की। इंडिगो स्टार्ट हुआ था 1859 के अंदर, 1859 बंगाल के अंदर स्टार्ट हुआ था। और डेक्कन एग्रीकल्चर राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1857 में बात करी गई थी, ठीक है। बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो मुंडा रिवोल्ट था 1850 जो है बिरसा मुंडा स्टार्ट किया गया था 1899 1900 में स्टार्ट किया गया था। तो पहले से दूसरे नंबर पे लगाओ कौन सा हुआ था, तो ये बनेगा तीसरा, पहला बनेगा, फिर उसके बाद बनेगा दूसरा, पहला बनेगा पहला, देन उसके बाद तीसरा, देन उसके बाद दूसरा, और लास्ट में 4, यानी कि 1 3 2 4 बनेगा। कहाँ पे है ये 1 3 2 4, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 3 2 4 का कहाँ पे है। सो यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, संथल रिवोल्ट होगा 1855 में, और उसके बाद जो है 1855 है ये, ठीक है, और उसके बाद यानी कि 1, और यहाँ पे इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 18
1859 के। अच्छा, इन्होंने 1857 के बाद बोला है, ये ध्यान रखिए, तो मतलब पहला तो नहीं बनेगा, तो उसके बाद बनेगा आपका, यानी कि उसके बाद बनेगा आपका, डेट मीन्स 1857 के बाद की बात चल रही है, तो ये बनेगा आपका इंडिगो तो स्टार्ट हुआ था आपका जो है डैट इज़ ये क्वेश्चन थोड़ा सा आई थिंक गलत लग रहा है, एक सेकंड रुकिए। संथा रिवोल्ट हुआ था 1855 में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा और मेरी भी क्लैरिटी रहेगी। 1855 में, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, और उसके बाद जो है आपका मुंडा रिवोल्ट जो हुआ था वो हुआ था 1899 1900 में, और डेक्कन राइट्स हुए थे आपके 1875 में। इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया है, उन 1857 के बाद, यानी कि 1857 के बाद ये तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इसमें कौन कौन सा हुआ, पहले कौन सा हुआ, इंडिगो यानी कि दूसरा, उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ था 1875 यानी कि डेक्कन वाला तीसरा, और उसके बाद चौथा, ठीक है। 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर, 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। द मीडियम द नेचर ऑफ द साउंड वेव इज, देखिए साउंड वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लंबी लाइनें होती हैं, ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या होंगी, ओनली द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। क्लियर, याद रखना, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। उनको मीडियम जो है नॉन मैकेनिकल होती हैं वो, ठीक है, नॉन मैकेनिकल ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो जैसे अगर हमने बोला कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, अगर हम मार्क करें मून के ऊपर हम बम फेंक दें तो हमें सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है तो मतलब आपका मीडियम नहीं है, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, बी इज द राइट वन। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया, इंटर स्टेट काउंसिल इंडिया के अंदर जो है आपके चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको एग्जामिनर जो है मतलब मंत्रियों के नाम लिख सकता है, उनकी सीटों के नाम लिख सकता, आई मीन टू से पोजीशंस के नाम लिख सकता है, तो आपको पूछ सकता है 1 2 1 2 3 3 4 इस तरीके से पूछा जा सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपका आर्टिकल 263 के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन 1990 में स्थापित किया गया था, 1990 में, क्लियर। और इसके अंदर जो होते हैं आपका जितने भी इंटर स्टेट का कोई भी डिस्प्यूट हो और रिलेशन हो उसको सेट करने के लिए याद की जाती हैं। तो यहाँ पे चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। चेयरमैन तो ये हो गए, और दूसरे चीफ मिनिस्टर होते हैं सारी स्टेट्स के, मतलब उस स्टेट के जो भी हैं, और यूनियन टेरिटरीज के आपके चीफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, और 6 मंत्री होते हैं कैबिनेट रैंक के, 6 मंत्री कैबिनेट रैंक के, और 4 मंत्री जो होते हैं आपके परमानेंट इनवाइटीज मेंबर होते हैं कैबिनेट रैंक के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 मंत्री जो होंगे आपके कैबिनेट रैंक के, ये आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन, दैट इज प्रधानमंत्री जी जो होंगे वो इंटर स्टेट काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर, याद रखिए। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं मुझे यहाँ पे। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं डिटेल में 10,000 एमसीक्यू कोर्स के अंदर, और इसमें एमसीक्यू चैप्टर वाइज तो है ही है, प्लस यहाँ पे मैंने अलग से फोल्डर यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए, डिफेंस एग्जाम के लिए, और आपका एसएससी रेलवे के लिए भी मैंने अलग से फोल्डर बनाए हैं, उसको पढ़ें, ये कोड लगा के डिस्काउंट लें। जीएस कोर्स जो है बिल्कुल आपका पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, बेसिक टॉपिक है क्या, उसकी मतलब क्या है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं, 2 जगह से, एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, और आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं studiiq.com से। अब क्या करेंगे, जैसे इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इसको दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, और जीएस कोर्स आपको नजर आएगा चौथे नंबर के ऊपर। सो गाइज ये पढ़िए अच्छे तरीके से और अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।